हेलो फ्रेंड्स, इजी नोट्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, फर्स्ट जो सेट है उसका यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का रिसर्च एप्टीट्यूड का, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड, रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे जो और आने वाले वीडियोस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे कई लोग पूछना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें अवेलेबल हो जाए, तो वो आपको हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। और साथ ही हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप चाहें तो बाद में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। शिक्षण अभिवृत्ति का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्च? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, इंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है किस वजह से ये आंसर है। दूरवर्ती लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा अपने ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों और प्रोत्साहन का जो प्रदर्शन किया जाता है, वह सभी शिक्षक की प्रभावकारिता के अंतर्गत आता है। शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता है। और विद्यार्थी जब कक्षागत कार्य में रुचि लेता है और उसका निष्पादन अच्छा रहता है, तो इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि शिक्षण कार्य अत्यंत प्रभावशाली रहा है। यानी कैसे हम जान सकते हैं कि शिक्षण कार्य प्रभावशाली है? उसमें शिक्षार्थी जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है स्टूडेंट्स की, तो वो जो शिक्षण है वो प्रभावशाली होता है। तो फर्स्ट का आंसर है बी। देखिए, इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई दोज विच रिलेटेड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग NRT। ये फुल फॉर्म भी ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो ये कई बार फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, एब्रीविएशन पूछे जाते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द कोड टू गिव योर आंसर। नीचे दिए गए कोड हैं, उनका चयन करना है जो सही उत्तर है उसका। तो देखिए, पहला इन्होंने जो कोड दिया है, केवल स्वल्प अधिगम कार्यों जिनमें थोड़े से प्रश्न विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हों के आधार पर बड़े अनुक्षेत्र को आच्छादित कर लेना। अधिगम के सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद कर सकने पर जोर। किसी विशिष्ट अनुक्षेत्र के अधिगम कार्यों जिनमें अधिसंख्य के प्रश्न विशिष्ट कार्यों का मापन करते हैं पर बल देना। और फोर्थ है, निर्वचन के लिए सुपरिभाषित समूह की आवश्यकता होती है। निर्वचन के लिए सुपरिभाषित निष्पत्ति अनुच्छेद की आवश्यकता होती है। और उन अधिगम कार्यों के विवरण पर बल देना जिन्हें व्यक्ति कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। यानी देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में है, यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। ये देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने आपको प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो उसको पॉज कर करके भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग जो है वो क्या है, इसमें से मानक संदर्भित परीक्षण। आंसर है ए, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर। यानी फर्स्ट, केवल स्वल्प अधिगम कार्यों जिनमें थोड़े से प्रश्न ही विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हों के आधार पर बड़े अनुच्छेद को आच्छादित कर लिया जाता है। और फिर है दूसरा, अधिगम के सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद कर सकने पर जोर। और जो लास्ट है वो है फोर्थ, यानी निर्वचन के लिए सुपरिभाषित समूह की आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें निम्नांकित कथन मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में है। ये जो हमने आपको 3 बताए हैं, इसमें से 3 कोड जो सही हैं वो यही हैं, और इसमें डिटेल भी दिया गया है, ठीक है। आप इसको डिटेल को आराम से पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द टू सेट गिवन बिलो, सेट 1 प्रोवाइड्स द डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वाइल सेट 3 गिव्स देयर exemplars and concerns. Match the two set and select from the code to indicate your answer. यानी यहाँ मैचिंग दी गई है, ठीक है। तो उनमें सही कोड को चयन करके उत्तर देना है। जो है पहला है लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी शिक्षण का अधिगम स्तर दिया गया है।
और दूसरे में एग्जाम्पलर्स एंड कंसर्न दिया गया है, यानी उदाहरण अथवा महत्व, यानी कौन सा शिक्षण तथा अधिगम का जो स्तर है उसके उदाहरण और महत्व हैं। ठीक है, तो पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। और देखिए नीचे कोड भी दिए गए हैं कि कौन सा इसमें सही आंसर हो सकता है। उदाहरण दिए गए हैं, आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत हित तथा अभिवृत्तिक महत्व का अनुरक्षण करता है, तथ्यों को स्मरण करने एवं उन्हें पहचानने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है, और संबंध तथा अर्थ देखने की संभावना को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स देखिए सही मैचिंग जो है वो ये है, और आप कोड का चयन कर सकते हैं, वो है सी आंसर करेक्ट है, यानी ए का 3rd, बी का 4 एंड सी का 1। तो देखिए ये जो है फ्रेंड्स एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो मैचिंग है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैचिंग है, ये हर बार पूछी जाती है, किसी ना किसी सेट में ये ज़रूर आती है। इसको आप कंपलसरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, घुमा फिरा के भी पूछा जाता है या मल्टीपल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कई बार तो एज इट इज़ पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको बहुत ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। देखिए स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल क्या है, फैसिलिटेड रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्यों को स्मरण करने एवं पहचानने की प्रक्रिया। देखिए स्मृति का आप सीधे से समझ सकते हैं, तथ्यों को स्मरण करने उन्हें पहचानने की प्रक्रिया, तो आसान होगा समझने में। अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोध स्तर, यानी संबंध तथा अर्थ देखने की संभावना, यानी उसको समझने की देखने की परखने की संभावना को बढ़ाता है। इन्हेंसिंग स्कोप फॉर सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड मीनिंग्स। और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, विमर्शी स्तर, यानी इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कॉग्निटिव इंटरचेंज, यानी आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देना। ठीक है, जहाँ विचार विमर्श जैसे चीज़ें आती हैं, जहाँ पर हमें जो है चिंतन आधारित होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे से मतलब ज्ञान दिया जाता है, अच्छी तरीके से जो है आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा, तो वो है विमर्शी स्तर। फिर देखिए 4th क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स ऑफ कमिटमेंट एरियाज ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स, सेलेक्ट फ्रॉम द कोड टू गिव योर आंसर। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस सेट के तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप अपना क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन पर भी हमें लिख सकते हैं इस बारे में कि आपने कितना स्कोर किया, उससे आपको भी पता लग जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। एक्चुअली में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं फ्रेंड्स, इनको ज़रूर हमें टैली करना चाहिए, क्योंकि क्या रहता है उन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची से शिक्षक एवं शिक्षार्थी के प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स ऑफ कमिटमेंट एरियाज ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स, सेलेक्ट फ्रॉम द कोड टू गिव योर आंसर। देखिए यहाँ सही कोड का चयन करना है जो कि शिक्षक एवं विद्यार्थी की प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान करता है। तो पहला है डू इट वेल अप्रोच, यानी ठीक से करो उपागम, डेवलपिंग कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी, समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाना। इसी तरीके 3rd 4th 5th 6th दिए गए हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, सी, यानी 1st 4th and 6th, यानी शिक्षक एवं विद्यार्थी यानी कि टीचर्स एंड लर्नर्स के लिए जो है कमिटमेंट एरियाज है वो क्या है, डू इट वेल अप्रोच, ठीक से करो उपागम, ठीक है, और 4th यानी सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता, यानी कंसर्न फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड रेडीनेस टू हेल्प। एंड लास्ट है जो 6 पॉइंट, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा भौतिक ईमानदारी का सम्मान, रिस्पेक्टिंग इम्पेरेटिविटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। 5th है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ टू बी सिलेक्टेड रादर देन मैनिपुलेटेड, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है। तो देखिए इसमें दी गई हैं डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज्ड और एक्सीजेटिक रिसर्च, यानी वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक, कार्योत्तर, व्याख्यात्मक। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है,
कि इसमें स्वतंत्र चर के हेरफेर की जगह चुनाव किया जाता है किस अनुसंधान पद्धति में? तो आंसर है सी, कार्योत्तर पद्धति यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। इसको आप समझने में आसानी होगी, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। कार्योत्तर अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है, और इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध को प्रारंभ करता है। किसमें? कार्योत्तर पद्धति में। प्रभाव आश्रित चर होता है तथा पहले बीत चुकी घटनाएं जिन्हें कारण कहा जाता है स्वतंत्र चर होते हैं। कार्योत्तर का मुख्य उद्देश्य इस मौलिक प्रश्न का उत्तर देना होता है, कोई विशेष घटना, परिणाम, अवस्था या अन्य प्रकार के व्यवहार के साथ कौन कौन से कारक संबंधित होते हैं। ये किसमें शामिल होता है? कार्योत्तर पद्धति। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा हो हमारा तो बिल्कुल इसको हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो विच ऑफ देम ऑफर अ सुटेबल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, गिव योर आंसर बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द कोड। यानी निम्नलिखित सूची में कौन सा कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है? उत्तर देने के लिए सही कोड का चयन कीजिए। देखिए, शोध का अभिप्राय बार बार खोजना है। रिसर्च मीन अ रिपीटेड सर्च। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू ए क्वेश्चन। शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। रिसर्च प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है। रिसर्च इज एन एंडिविजुअल टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस, यानी शोध किसी व्यक्ति की परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास है। शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। रिसर्च इज अ मीनिंग गिविंग प्रोसेस। और शोध का अर्थ किसी निश्चित समग्र से प्रतिदर्श का चयन करना है, यानी रिसर्च मीन्स ड्राइंग अ सैंपल फ्रॉम अ डिफाइंड पॉपुलेशन। तो इसमें जो शोध की सही परिभाषा है वो आपको बतानी है। देखिए, यहाँ कोड दिए गए हैं और जो इसका सही आंसर है वो है डी, यानी रिसर्च इज़ बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन। ठीक है, यानी शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। फिर है थर्ड, शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है। और जो है लास्ट जो आंसर सही है वो है शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए, एक्सप्लेनेशन आप इसको देख सकते हैं। फिर है एबिलिटी टू सी एंड साइज ऑफ द सिचुएशन क्रिएटिवली इज मोस्ट रिलेवेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। परिस्थितियों को देखना और बारीकी से उनके निरीक्षण की योग्यता ज्ञानात्मक अनुसंधान के किस स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है? यानी परिस्थितियों को देखना और बारीकी से उनके निरीक्षण की योग्यता ज्ञानात्मक अनुसंधान के किस स्तर पर, यानी विच लेवल, यानी विच स्टेज ऑफ रिसर्च पर सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। किसी शोध समस्या की पहचान करना तथा इसे परिभाषित करने का चरण, एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, इन डिटरमाइनिंग द रिसर्च डिज़ाइन एंड इट्स एग्जीक्यूशन, यानी शोध अभिकल्प के निर्धारण तथा इनके क्रियान्वयन में, शोध परिकल्पना एवं उसके परीक्षण की पद्धतियों से के प्रतिपादन में, इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस एंड प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग देम। और डी है प्रतिदर्श चयन के बारे में निर्णय लेने तथा तत्संबंधी प्रक्रियाओं की प्रातिनिधिक विशेषताओं को सुनिश्चित करने में, इन डिसाइडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द सैम्पलिंग प्रोसीजर टू इंश्योर देयर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा 7 का? सी, यानी कि परिस्थितियों को देखना और बारीकियों से उनके रचनात्मक अनुसंधान का परीक्षण की योग्यता शोध परिकल्पना एवं उसके परीक्षण की पद्धतियों के प्रतिपादन के संबंध में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। देखिए, इसका आंसर है सी, शोध परिकल्पना एवं उसके परीक्षण की पद्धतियों के प्रतिपादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में शोध नीति का बड़ा महत्व है? सही उत्तर बताना है। रिसर्च एथिक्स इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? सही आंसर बताना है। डाटा कलेक्टिंग, प्रिपेयरिंग ए सेमिनार पेपर, डेटा एनालिसिस, पार्टिसिपेशन इन अ कॉन्फ्रेंस, राइटिंग अ थीसिस, डिसर्शंस, सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी प्रदत्त संकलन में, किसी संगोष्ठी पत्र की तैयारी में, आधार सामग्री विश्लेषण में, किसी सम्मेलन में भाग लेने में, शोध प्रबंध, शोध लघु प्रबंध के लेखन में, या किसी शोध समस्या के चयन में। तो फ्रेंड, इसका अत्यंत महत्व किस चीज़ में है? बी, यानी फर्स्ट, यानी डाटा कलेक्शन में, प्रदत्त संकलन में। दूसरा है आधार सामग्री विश्लेषण में, यानी डेटा एनालिसिस में। और फिफ्थ है शोध प्रबंध
शोध लघु प्रबंध के लेखन में। कि क्या चीज़ है ये? शोध नीति का महत्व है किन क्षेत्रों में? तो ये है आंसर 1, 2 और 5 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्रेजेंटिंग द रिसर्च आउटकम्स एंड शेयरिंग द सेम विद अदर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप द स्टाइल हैज़ टू बी इम्पर्सनल। यानी अनुसंधान के परिणामों को प्रस्तुत करते समय और उसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवैयक्तिक अनुसंधान शैली का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, कारणवेशी तुलना आधारित कार्योत्तर अध्ययन में। कारणीय तुलनात्मक अध्ययन को कार्योत्तर अनुसंधान या पश्चोन्मुखी अनुसंधान भी क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है या तो घटना घटित हो चुकी होती है या स्वाभाविक रूप से घटित हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ये होगा आंसर सी। अनुसंधान के परिणामों को प्रस्तुत करते समय उसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए जो है कार्योत्तर जो अनुसंधान शैली है यानी कारणवेशी तुलना आधारित कार्योत्तर अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग विल इनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण पद्धति अप्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा देती है? ए, उदाहरण के साथ व्याख्यान देना, बी, टीम टीचिंग, टीम शिक्षण, सी, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट, किसी विषय का निदर्शन, या डी, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स यानी प्रतिभाग आधारित परियोजनाएं। तो इसका आंसर होगा डी, प्रतिभाग आधारित परियोजनाएं। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। फिर देखिए यहाँ पर जो है पैसेज दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन, इसको आपको पढ़ना होता है और उसी अकॉर्डिंग ही 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसी पैसेज से ही पूछे जाते हैं, तो आपको इसी से ही आपको आंसर निकालना होता है और वो आप तभी कर सकते हैं जब ये आप पैसेज पूरा पढ़ें। तो हम आपको पॉज कर करके ये आपको पूरा पैसेज रीड करा रहे हैं, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए जिससे आप खुद चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसीलिए पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है अनसीन पैसेज से, वाई फ्रीडम इज सीन एज ए इम्पोर्टेंट। देखिए ये आप पूरा पढ़ेंगे तो आप इसको मॉक टेस्ट के तरीके सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। ये आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं 11, 12 यानी 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ तक कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद आप अपना आंसर इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण का। When student place themselves close to certain communication sources, it will lead to। यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखे तो इसके परिणाम क्या होंगे? सोर्स डोमिनेशन, सेलेक्टिव एक्सपोजर, नेगेटिव चॉइसेस, इम्पर्सनल बिहेवियर यानी स्रोत प्रभुत्व, चयनात्मक अभिमुखीकरण, नकारात्मक चयन या निर्वैयक्तिक व्यवहार। कब? यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखे तो उसके परिणाम होगा क्या? बी, यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखे तो परिणामस्वरूप चयनात्मक अभिमुखीकरण का प्रभाव पड़ेगा। एक संगठन में व्यक्ति का चयनात्मक नजरिया संचार में बाधा उत्पन्न करता है। यह सामान्य मान्यता है कि एक सफल संचार प्रक्रिया में संप्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों का खुला दिमाग होना अनिवार्य है। यदि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के प्रति अधिक सजग रहेंगे अर्थात संकीर्ण मानसिकता वाले होंगे तो संचार प्रभावशाली नहीं हो सकेगा, अर्थात व्यक्ति का चयनात्मक दृष्टिकोण संचार के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट है, ये भी कोट दिया गया है, अभी कथन दिया गया है और उसका तर्क दिया गया है, आपको सही बताना है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द क्लियर डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस बाय द स्टूडेंट।
यानी कक्षागत संप्रेषण को विद्यार्थी द्वारा संदेशों का स्पष्ट विसंकेतन कहा जाता है। तर्क क्या है? बाय इंक्रीजिंग रिडंडेंसी वी कैन इम्प्रूव द फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अतिशयता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और क्योंकि कंप्यूटराइज्ड हो गया है पेपर, तो आपको सिर्फ जो है उसमें मार्क करना होता है, लेकिन उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, तभी आप आंसर सही दे पाएंगे। अब देखिए इसका आंसर है ए, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा की गई अभिव्यक्ति में होने वाली क्षणिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? यानी फ्लीटिंग चेंजेस दैट ऑकर इन फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ टीचर्स इन अ क्लासरूम आर डिस्क्राइब्ड एज अ डी, यानी माइक्रो मोमेंट्री मूवमेंट, यानी सूक्ष्म क्षणिक संचलन। जैसे क्रोध, भय, दुख, खुशी तथा आश्चर्य सूक्ष्म क्षणिक संचलन कहलाते हैं। इनकी अभिव्यक्ति अत्यंत तीव्र होती है, और कक्षा में शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में होने वाला क्षणिक परिवर्तन माइक्रो मोमेंट्री मूवमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिकोडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। कक्षागत संप्रेषण की प्रक्रिया के सही विसंकेतन अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो देखिए ABCD दिया गया है, इसमें जो सही आंसर है वो है C, यानी कक्षागत संप्रेषण की, देखिए दिया है ना, कि सही विसंकेतन अनुक्रम निम्न है: इंद्रिय सन्निकर्ष, निर्वचन, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि, यानी C आंसर जो है इसका सही है। सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, इंटरप्रिटेशन, एवेल्यूएशन और फीडबैक। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैचिंग दी गई है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं, एक्सप्लेनिफिकेशन दिया गया है, लीनियर रेखी संप्रेषण, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, अंतरक्रियात्मक संप्रेषण, क्रियान्वितकारी संप्रेषण यानी ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन, और इसके साथ ही दिए गए हैं इसके एग्जाम्पलिफिकेशन, किस तरीके का होता है ये। देखिए अब इसका सही जो है वो है ये, देखिए मैचिंग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैचिंग सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार सेम एज इट इज़ रिपीट हो जाती हैं, या कई बार मल्टीपल क्वेश्चंस में आती हैं, लेकिन आती ज़रूर है, ये क्वेश्चन आता ज़रूर है, ठीक है। फिर है देखिए लीनियर कम्युनिकेशन, रेखीय संप्रेषण क्या है? अ टीचर इन द क्लासरूम प्रेजेंट स्ट्रक्चर कंटेंट, यानी कक्षा में शिक्षक एक संरचित विषय प्रस्तुत करता है। फिर है बी, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, अंतरक्रियात्मक संप्रेषण, यानी द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज होल्ड द स्टाफ मीटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम, तो ये है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। एक महाविद्यालय प्राचार्य अपने अभिकर्मियों की समस्या समझने हेतु उनकी बैठक बुलाता है। फिर है क्रियान्वितकारी संप्रेषण, यानी मेंबर्स आर गिवन थीम्स ऑन विच दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड डिस्कशन, यानी सदस्यों को दिए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है, इसे कहते हैं ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पे जो है रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर 5, 19, 49, 101, 181, 295, उसके बाद में क्या आएगा? इन द टर्म x इज़, यानी कि 295 के बाद क्या आएगा? देखिए इसका भी सॉल्यूशन दिया है। देखिए पहले 14, 13, 52, 80, 114, इसमें आप पहले देख लेंगे 5 जैसे 19 है, 5 से 19 आया तो कितने अंक जुड़े हैं इसमें? ठीक है 14, 19 में 49 में 30, ठीक है। इसी तरीके 14 से 30 के बीच में कितने जुड़े हैं? 16, और जो है 30 से 52 के बीच में कितना है ये? उसके बाद में इनको इस तरीके से जोड़ करके इन्होंने बनाया है, तो जो आंसर है 449। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपको अपने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, n + t + a का मान क्या होगा? सॉल्यूशन भी दिया है आपको, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर देखिए ब्लड रिलेशन दिया गया है,
A's mother is the sister of B and the daughter of C. D is a daughter of B and the sister of E. How is C related to E? यानी A की माता B की बहन और C की बेटी है, D यहाँ B की बेटी और E की बहन है, तो C का E से क्या रिश्ता है? तो C का E से नानी का रिश्ता है। इस तरीके से आपको बनाकर देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है दूरी से रिलेटेड। देखिए इस तरीके सॉल्यूशन भी दिया गया है। आपके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? दूरी का फॉर्मूला लगाया गया है, 4 इंटू समय कर दिया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको है, ये कोई नहीं प्रोवाइड करेगा आपको, ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा आंसर किस तरह सॉल्व हुआ है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगे, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारा वीडियो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। इसमें क्या किया गया है? पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पर क्या बना है? 6, तथा पहले अंक को दूसरे से भाग देकर लिख दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है। अगर आप इससे तैयारी करते हैं आपकी, तो नेट क्लियर करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप JRF जो है, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। आप अच्छे से इससे तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए युक्ति युक्त तर्क दिया गया है। अ क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशन विच आर स्ट्रक्चर डेट एग्जिबिट सम इंटरफेरेंस इज कॉल्ड। वह प्रतिज्ञप्ति गुच्छ जिसकी संरचना कुछ अनुमान दर्शाती है उसे क्या कहा जाता है? एन इम्प्लीकेशन, एन आर्ग्यूमेंट, एन एक्सप्लेनेशन, अ डिस्क्रिप्शन। यानी निहितार्थ, तर्कवाक्य, व्याख्या या विवरण। एक प्रतिज्ञप्ति गुच्छ जिसकी संरचना कुछ अनुमान दर्शाती है, तो इसका सही आंसर है बी। वह प्रतिज्ञप्ति गुच्छ जिसकी संरचना कुछ अनुमान दर्शाती है उसे तर्कवाक्य कहा जाता है। जब दो संज्ञापद उद्देश्य विधेय के रूप में संबंधित होते हैं तथा उनके संबंध का कथन तर्कवाक्य कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार वाक्य दिए गए हैं, सही जो है आपको चुनना है। सही आंसर क्या है? आधार वाक्य निष्कर्ष दिया गया है, यानी प्रीमाइसेस दिए गए हैं, कंक्लूजन दिया गया है। सही क्या है वो आपको बताना है। देखिए कुछ फूल लाल होते हैं, सभी गुलाब फूल होते हैं। कुछ गुलाब लाल होते हैं निष्कर्ष में, कुछ लाल वस्तुएं फूल होती है, कुछ फूल गुलाब होते हैं, सभी गुलाब लाल होते हैं। यानी आधार वाक्य जो दिया गया है, सम फ्लावर्स आर रेड, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, यानी कुछ फूल लाल होते हैं, सभी गुलाब फूल होते हैं। अगर ये सही है तो क्या ये रिजल्ट निकल सकता है, कंक्लूजन ये हो सकता है। इसमें कौन सा कंक्लूजन सही है वो आपको बताना है। आधार वाक्य में आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको दिया जा चुका है। अब उसके ही आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है कि वो सही है, उसमें से कौन कौन सा हमारा सही है। ठीक है, इस तरीके से आप बनाकर चेक करिएगा। ये देखिए हम आपको पूरा दिखा रहे हैं वेन डायग्राम। इसका आंसर सी सही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है अब समझ में आ रहा होगा। और नहीं भी समझ में आ रहा तो इसको आप जब दोबारा देखेंगे ना, जब आप इसको दोबारा इसको चेक करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखिए फिर निम्नलिखित 4 वाक्य दिए, 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से सही बताना है आपको। और फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेन डायग्राम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस कूट में केवल सही कथन समाविष्ट है? कंसीडर द स्टेटमेंट ABCD गिवन बिलो, विच वन ऑफ द कोट्स कंटेन द करेक्ट स्टेटमेंट्स ओनली।
वेन आरेख संकेतन की स्पष्ट पद्धति है। बी किसी निरूपाधिक आधार वाक्य के मानक रूप में आरेखन हेतु 3 अतिव्यापन वृत्त खींचे जाते हैं। किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य परीक्षण हेतु अतिव्यापन वृत्त खींचे जाते हैं। वेन आरेख किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य परिमाणिकता के परीक्षण की एक पद्धति है। यानी वेन डायग्राम इज अ क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन टू डायग्राम अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ categorical preposition. 3 overlapping circles are drawn to test a categorical syllogism. 2 overlapping circles are drawn. Venn diagram is a method of testing the validity of categorical syllogisms. ठीक है, अब आपको इसमें से बताना है कि सही क्या है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी फर्स्ट एंड 4 ही सही है। वेन आरेखन संकेतन की स्पष्ट पद्धति है। वेन आरेख किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य की प्रामाणिकता की परीक्षण की एक पद्धति है। ये दोनों सही हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, यदि यह प्रतिज्ञप्ति की कोई कुत्ता चौपाया नहीं है गलत हो तो निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है यदि अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज एन इनवैलिड इफ। इसके आधार वाक्य तथा निष्कर्ष सभी सही हो, इसके आधार वाक्य एवं निष्कर्ष सभी गलत हो। यानी ए इट प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन आर ऑल ट्रू, इट प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन्स आर ऑल फॉल्स। C. Its premises are all true but its conclusion is false. Its premises are all false but its conclusion is true. यानी इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो, इसके सभी आधार वाक्य गलत हो परंतु इसका निष्कर्ष सही हो। तो इसका आंसर है सी, निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है तथा इसके सभी आधार वाक्य सही परंतु इसका निष्कर्ष गलत है। क्योंकि निगमनात्मक तर्क वाक्यों में आधार वाक्यों को सत्य मान लिया जाता है और निष्कर्ष अनिवार्यता आधार वाक्यों से निगमित होता है और वह आधार वाक्य से अधिक व्यापक नहीं हो सकता है। यानी इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। सी इसका सही आंसर है। यदि निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है यदि इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। फिर आंकड़ों की यहाँ पर देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ गया है। 31 से 35 यानी 31 से 35 क्वेश्चन इसी से हैं, पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें अंक तालिका दी गई है जो है विद्यार्थियों की ए से ई के 6 विषयों S1 से S6 में प्राप्तांक के प्रतिशत को दर्शाया गया है और सभी विषयों में अधिकतम अंक 80, 75, 100, 120, 125 तथा 150 है और उसी के आधार पर प्रश्न जो है दिया गया है। फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग देना है। देखिए सब्जेक्ट भी है, विद्यार्थी हैं और मार्क्स दिए गए हैं। कुल 80 अंक में से कितना मिला है, जैसे ए विद्यार्थी है उसको जो है S1 सब्जेक्ट में 80 में से 80 अंक मिले हैं, बी को 80 में से 60 अंक मिले हैं, इस तरीके से है। ठीक है, जैसे S3 अगर आप देखें तो जो ए है उसको 100 में से, देखिए इसमें जो है S1 जो है 80 मार्क्स का है टोटल, S2 75 का, 100 का है S3, 120 का S4, S5 125 और 125 S5 और S6 150। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए कम्स आउट टू बी। यानी विद्यार्थी ए द्वारा प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत कितना है, तो कैसे निकालेंगे। S1 को 80 में से 80 अंक प्राप्त किया गया, जैसे भी हमने आपको बताया था, तो 100 आ गया। फिर है S2 का कितना है, S2 में जो है 75 में से जो है 72 मिले हैं। फिर S3 का इसी तरीके निकाल के लिया गया है। पूरा निकालने के बाद ए द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, यानी सभी का औसत जैसे इन्होंने निकाल लिया है, किसके लिए, विद्यार्थी ए द्वारा, यानी विद्यार्थी ए के S1, S2, S3, S4, S5, S6 सभी के इन्होंने यहाँ निकाले हैं एवरेज और उनको टोटल करके डिवाइड कर दिया गया 6 से, क्योंकि 6 विषय हैं और जो आंसर है औसत वो 70 आया है। फिर देखिए 32 जो है द डिफरेंस इन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए इन द सब्जेक्ट S3 एंड S4 टेकन टुगेदर एंड स्टूडेंट ई इन द सब्जेक्ट S3 एंड S4 टेकन टुगेदर। यानी विद्यार्थी ए का विषय S3 S4 में कुल प्राप्तांक और विद्यार्थी ई का विषय S3 और S4 में कुल प्राप्तांक का अंतर क्या है। देखिए
ए का आपने देखा यहाँ पे 76 और 80। S3 और S4 देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए ए का S3 76 और S4 जो है 80। इसी तरीके विद्यार्थी ई का S3 जो है 68 यहाँ से लिया है और S4 जो है 60 यहाँ से लिया है। इस तरीके से उसमें प्राप्त कुल प्राप्तांक लिए गए हैं, उसमें से अंतर आ गया है तो उनका अंतर ही बताना है, तो इसमें प्राप्तांक को जो है प्लस कर दिया, इसमें कर दिया और फिर माइनस कर दिया। द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 5 स्टूडेंट टुगेदर इज सब्जेक्ट S6 इज़, यानी कि जो विषय S6 है उसमें सभी 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है। तो S6 का जो है, देखिए S6 का जो है कुल जो है वो है 150। देखिए 150 है यहाँ पे। इसी तरीके ये जो स्टूडेंट है, देखिए कैसे निकालेंगे, S6 का A का निकालेंगे, B का, C का, जो है D का और E का। इसी तरीके सबका परसेंटेज निकालेंगे इसमें। इसी तरीके सबका परसेंटेज निकाल के और एवरेज निकाल लेंगे तो आ जाएगा परसेंटेज कितना है 48। आंसर सही है। इसी तरीके द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 5 स्टूडेंट टुगेदर इन S1, इसी तरीके से S1 का हो जाएगा। फिर है द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 5 स्टूडेंट टुगेदर इन द सब्जेक्ट S3 एंड S1। तो S3 और S1 में सभी 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंतर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका सही आंसर है। इस तरीके से प्लस कर दिया है, इसको प्लस किया और अंतर निकालने के लिए इन दोनों के उसको माइनस कर दिया है जो भी संख्या है। फिर देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कम से कम सुमेलित है, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो गीगाबाइट में बाइट्स होती हैं, फिर USB में, फिर GUI और फिर LCD। जो इसका सही आंसर है वो B है। सबसे कम जो सुमेलित है, मतलब जिसमें सबसे कम जो है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कम से कम सुमेलित है कंप्यूटर इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर से, तो वो क्या है B, LCD। इसी तरीके LCD जो है वो TV वगैरह से रिलेटेड होती है, इसलिए वो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे कौन कंप्यूटर से जो है मैच है और किसका नहीं है वो बताना था। अब देखिए 37 क्वेश्चन जो है, देखिए अमित ने एक DVD RWD या DVD-R में से किसी एक के उपयोग का निर्णय किया, उन कथनों को चुनिए जो भंडारण उपकरणों के मामले में सही है। देखिए ये पूरा डिटेल है, PQRS ऑप्शंस दिए गए हैं और उनके अकॉर्डिंग भंडारण उपकरणों के मामले, यानी अमित हैज डिसाइडेड टू यूज़ एदर अ DVD RW और DVD-R, सिलेक्ट स्टेटमेंट डेटा ट्रू फॉर दीज स्टोरेज डिवाइस। उन स्टोरेज डिवाइस के बारे में, जैसे DVD-R है और DVD-RW दोनों को केवल पढ़ा जाता है, DVD-R पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, DVD-RW पर अनेक बार लिखा जा सकता है, और DVD-R और DVD-RW दोनों पर केवल एक बार लिखा जा सकता है। इनमें से कौन सा सही है, तो आंसर है D, केवल Q और R सही है। किस लिए सही एक्सप्लेनेशन है, देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। फिर है द फॉलोइंग लिस्ट इंडिकेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल स्पेस एम्प्लीफाइड, यानी जो जियोग्राफिकल स्पेस के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। तो LAN सबसे छोटा है, MAN उससे बड़ा है और WAN उससे बड़ा है, यानी सबसे जो आरोही क्रम में अगर लगाएंगे तो सबसे बड़ा WAN है, फिर उससे कम MAN और सबसे छोटा LAN, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर होगा D, LAN, MAN एंड WAN।
फिर कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर विच लिस्ट कंटेन्स इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस ओनली। कंप्यूटर पेरिफेरल कंप्यूटर जुड़े बाह्य उपकरण होते हैं, इसकी सूची में केवल इनपुट पेरिफेरल्स दिए गए हैं। देखिए अब यहाँ इनपुट आपको बताना है, इनपुट डिवाइस कौन सी, इनपुट डिवाइस वो होती है जिससे कि हम उसके कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अगर जैसे माउस का इस्तेमाल करते हैं, माउस से हम मॉनिटर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डाटा और अनुदेश को स्वीकार कर उसे बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। वे यंत्र है जिसके द्वारा डाटा व अनुदेशों को कंप्यूटर में डाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, माइक्रोफोन्स हैं। जैसे माइक्रोफोन में हम लोग बोलते हैं तो वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है। ट्रैक बॉल माउस है, स्कैनर है, स्कैन करते हैं तो हमारी जो A4 साइज़ की जो भी प्रिंट है वो कंप्यूटर के अंदर जाती है। टच स्क्रीन है, तो ये जो है सी आंसर सही है। फिर है निम्नलिखित स्प्रेडशीट को पढ़िए। अब इसमें जो है MS एक्सेल को पढ़ के बताना है, इसमें देखना है क्या क्वेश्चन है। अब दिया गया है सेल B2 में समीकरण A2 + B1 है। इसके बाद समीकरण को कॉपी किया जाता है और B3, B4, B5 में पेस्ट कर दिया जाता है। B5 का मान क्या होगा, तो B5 का मान क्या होगा 56, ठीक है। इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था दिसंबर में। फिर द सुनामी एट अकर्ड इन साउथ एंड साउथ एशिया ईस्ट एशिया इन दिसंबर 2004 वॉज कॉज ड्यू टू। दिसंबर 2004 में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में सुनामी का कारण क्या था, तो क्या था इसका सुनामी कारण, भूकंप था। इसका आंसर होगा CA। फिर देखिए 42 क्वेश्चन है। ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस कौन सी गैस उस श्रृंखलित प्रतिक्रिया को आरंभ करती है जिससे ओजोन टूटता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इनिशिएट द चेन रिएक्शन द अपर एटमॉस्फेयर कॉजिंग ओजोन ब्रेक्स, तो इसका आंसर है D CFC, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि गैस जो है यौगिकों की मात्रा बढ़ जाती है और ओजोन परत का क्षय होने लगता है। तो क्लोरीन ऐसी गैस है जिससे भी ओजोन लेयर टूटती है, ठीक है। ये जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन ओजोन लेयर को यानी ओजोन परत को तोड़ने में सहायक होती है, किसकी वजह से नुकसान पहुँचता है ओजोन लेयर को, तो ये गैसें होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये गैसें होती हैं जिसकी वजह से ओजोन पर इफेक्ट पड़ता है। फिर है हाई लेवल लीड एक्सपोजर्स इन ह्यूमन थ्रू इनहेलेशन और फूड कंजप्शन में कॉज, अतः अंतः श्वसन अथवा भोजन के माध्यम से भारी मात्रा में सीसा के प्रभाव में रहने से क्या होता है। तो सही आंसर बताना है। मानसिक मध्यम, उच्च रक्तचाप या केंद्रीय स्नायु तंत्र में विकार, तो इसका सही आंसर है D, यानी ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। फिर है इन ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज़ अंडरगोइंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डिक्रीजेस फर्स्ट, यानी मानव जनसंख्या जिसमें जननांकीय परिवर्तन हो रहा है सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले ह्रास होता है। तो सबसे पहले मृत्यु दर में सबसे पहले होता है, तो इसका आंसर है C, मानव जनसंख्या जिसमें जननांकीय परिवर्तन हो रहा हो सामान्यतः मृत्यु दर सबसे पहले कम होती है। फिर देखिए अभी कथन दिया गया है, किसी नदी के इर्द गिर्द की परिस्थिति तंत्र जहां बांध बनने से क्षतिग्रस्त होता है और कारण है विशाल जलराशि में वह क्षेत्र डूब जाता है, यानी द इकोसिस्टम सराउंडिंग अ रिवर गेट्स डैमेज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। द एरिया गेट्स, रीजन क्या है, द एरिया गेट्स inundated with large volume of water, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स B, यानी दोनों सही हैं लेकिन उसकी सही व्याख्या RA की सही व्याख्या नहीं है। फिर है व्यवहारगत क्रिया जन अनुभव के लिए सबसे अधिक गुंजाइश किसमें है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लार्जर स्कोप फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो इसका सही आंसर है C, कार्यशाला। साधारण कार्यशाला का कार्यकाल 3 से 30 दिन तक रखा जाता है, ठीक है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर चर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए पूरा पढ़ लीजिए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस ओरिएंटेड टुवर्ड्स नॉलेज डिसेमिनेशन, यानी ज्ञान प्रसार के प्रति निम्नलिखित में से सबसे कम झुकाव किसमें है, तो आंसर है C, क्षेत्र कार्य।
यानी संगोष्ठी, कक्षागत परिवेश तथा पत्रिका के माध्यम से हम बड़े जन समुदाय को ज्ञान प्रेषित कर सकते हैं और उनको प्रभावित भी करते हैं। जबकि क्षेत्र कार्य के दौरान हम कुछ विषयों के बारे में आंकड़े एकत्रित करके एक ही अनुमान। विश्वविद्यालय प्रणाली में शिक्षकों की नियुक्ति और अनुमोदन की भूमिका के साथ सशक्त है। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे दिए गए हैं प्रबंध मंडल, सिंडिकेट, विद्या परिषद, पाठ्य समिति, विश्वविद्यालय, कोर्ट, सीनेट। तो इसका आंसर सही है ए, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सिंडिकेट। ठीक है, विश्वविद्यालय प्रणाली में शिक्षकों की नियुक्ति और अनुमोदन की भूमिका के साथ सशक्त है, आंसर ए। Which of the following is entrusted with the responsibility for coordination and quality of higher education in India? भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो इसका सही आंसर है सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। किस लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग के क्या कार्य हैं? देखिए ये भी पूछा जाता है कई बार फ्रेंड्स कि जो है विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी का जो है कौन कौन से कार्य होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस में भी आता है। तो आपको पता होगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं, तो आप ये ज़रूर पढ़ लीजिए। फिर है हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम, यानी भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यक्ष कौन होता है? चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार ऑफ अ यूनिवर्सिटी, डीन ऑफ स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी, या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय का कुल सचिव, या विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष। तो विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय का अधिकारी वर्ग ही मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। किसी भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यक्ष कुलपति होता है। किसी विद्यालय के प्रमुख अधिकारी कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव, संकाय अधिष्ठाता, पुस्तकालय अध्यक्ष, अनुशासन अधिकारी आदि होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यक्ष कौन होता है? विश्वविद्यालय का कुलपति। इस तरीके से इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। तो इस तरीके के हमारे आज जो है ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। आप इसको प्रैक्टिस सेट के तरीके भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे के आने वाले पेपर्स में। अभी प्रॉपर एग्ज़ाम की डेट तो डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप पुराने जितने भी पेपर्स हैं, देखिए हम कंटिन्यू अब सीरीज़ ला रहे हैं, जितने भी पुराने पेपर्स हैं, ठीक है, आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, जैसे कि कई आपने देखे होंगे वीडियोस, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होते, आपको समझ ही नहीं आता आंसर है क्या, किस वजह से आंसर आया है, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आप चाहें तो अपनी मेहनत डबल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स वगैरह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप चाहें तो हमें सजेशन भी लिख करके दे सकते हैं कि आप किस तरीके के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, या हम और किस चीज़ में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।